हरियाणा में दिक्कत आ रही है भाजपा को जमीन पे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ भी अब नॉन जाट वोट थोड़ा वापस जा रहा है। तो क्या बीस साहब को नाराज करके उनको हटा करके जो है राम रहीम का समर्थन खोलने की स्थिति में बीजेपी है वहां? हरियाणा के अंदर भाजपा के अंदर कोई भी फैसला आरएसएस के बिना नहीं हो सकता। संघ परिवार के बिना कोई भी फैसला मुख्यालय नहीं ले सकता, चाहे वो नायब सिंह सैनी हो बन जाए, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर बन जाए। ये राजनीति में ये सब खाली कांग्रेस पर आरोप लगाना कि वो ले रहे हैं, ये भाजपा भी जो है खूब बड़े पैमाने पर लोगों को ले रही। क्यों जो आएंगे जी हुजूर करते रहेंगे। जो संघ में मोदी के साथ काम कर चुका है वो मोदी को जी हुजूर नहीं कहेगा। 5 बार नमस्कार वही कर सकता है जो बाहर से आया होगा। खट्टर उस समय से मोदी जी के सहयोगी थे जब, अब ऐसे तो कही गए खट्टर को हटा के तो फिर संघ ने मोदी पे पार कर दिया, क्योंकि मोदी जी के हाँ पहले में खट्टर जी थे। जी यही मैं कहने वाला हूँ। अब आगे ऐसी बात है कि मोदी जी के चहेते को हटाया गया है, तो फिर ये गडकरी और राजनाथ सिंह की तरफ से जो है वो क्या कहते हैं, मोदी को वार्निंग है। हरियाणा के अंदर जो फैसला लिया गया है वो आरएसएस ने लिया है कि किसको सीएम बनाना है। जेजेपी को हटाने का फैसला आरएसएस का फैसला है। पिछले 6 महीने से आरएसएस कह रही थी कि जेजेपी को गठबंधन से आप बाहर करो। और दूसरा, हरियाणा के अंदर जितने भी नेता आपको नजर आ रहे हैं सब संघ परिवार से हैं, क्योंकि ये वो नेता हैं जो एबीवीपी के रास्ते भाजपा में आए हैं। लोकसभा चुनाव सर पर है और राजनीतिक खटर पटर जारी है। हरियाणा की बात, खट्टर साहब का इस्तीफा, जेजेपी जननायक जनता पार्टी से गठबंधन टूटा और नायब सिंह बनेंगे नए मुख्यमंत्री। क्या है इसके मायने? क्या सब कुछ ठीक ठाक है? बीजेपी आरएसएस में सब ठीक ठाक है या अंदर भी कुछ उठापटक जारी है? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं बेटा। आज चर्चा होगी हरियाणा की राजनीति पर। जेजेपी कहां जाएंगे? 1 से 2 लोकसभा की सीट सुना है मांग रहे थे बीजेपी से, लेकिन बीजेपी एक भी सीट लोकसभा के देने के लिए तैयार नहीं है। गठबंधन टूट गया। हालांकि अभी बहुमत उनके पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में। क्या होगा राजनीति, क्या होगा, किस तरह से वो जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश है। बिहार में नीतीश कुमार को अपने पाले में ला चुके हैं। क्या बीजेपी की नजर अति पिछड़ा वोट बैंक पर ज्यादा है? बिहार से राज्यसभा सांसद जिनको भेजा है उसमें से अति पिछड़े भी हैं। क्या है इसके मायने? पूरा हरियाणा की राजनीति और लोकसभा के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। 2 खास मेहमान है, जेपी सिंह साहब है, संजीव पांडे साहब है। संजीव पांडे साहब हरियाणा में ही रहते हैं और हरियाणा और पंजाब की राजनीति पर इनकी विशेष पकड़ है, अंदर की बात इनके पास रहती है। जेपी सिंह साहब है, दोनों लोगों को सुनते हैं कि क्या चल रहा है बीजेपी आरएसएस में, कहीं कोई अंदर खटर पटर है या सब ठीक है, क्या है मायने इसके, इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सर। नमस्कार सर। संजीव जी, आप ही से शुरू करते हैं पहले जी हम्म। देखिए, एक तो है कि नायब सिंह सैनी संघ परिवार के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता, यंग एज से रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भाजपा में आए हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये मनोहर लाल खट्टर जी के खासम खास लोगों में से माने जाते हैं और मनोहर लाल खट्टर ने ही इनको प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनवाया था। ये नारायणगढ़ क्षेत्र से विधायक रहे हैं और वहां से नारायणगढ़ क्षेत्र से विधायक रहने के बाद 2019 में लोकसभा चुनाव कुरुक्षेत्र से लड़े और वहां से लोकसभा सांसद हैं। देखिए, उत्तर हरियाणा को बहुत लंबे समय के बाद क्या शायद पहला मुख्यमंत्री उत्तर हरियाणा को मिला है। ये उत्तर हरियाणा से हैं और इनका गांव चंडीगढ़ के पास ही है, नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, वहां के रहने वाले हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये हरियाणा के जो मजबूत जो पिछड़ी जाती है सैनी बिरादरी, अति पिछड़ी नहीं, यहाँ पे पिछड़े में आते हैं सैनी, और ये एक मजबूत पिछड़ी बिरादरी से संबंध रखते हैं। देखिए, हरियाणा में एक बड़ा पॉइंट वही जानना होगा कि सबसे मजबूत कम्युनिटी में जाट आते हैं, जिनकी 20% से 22% संख्या है। और उसके बाद जो आर्थिक और मजबूत रूप से जो जातियां वो गिनी जाती है वो यादव है और सैनी है। यादवों का जमावड़ा दक्षिण हरियाणा में है
और सैनिकों का जमावड़ा उत्तर हरियाणा में काफी ज्यादा है, जो जीटी रेड बोल्ट में आगे करनाल पानीपत तक काफी अच्छी संख्या में है। और दिल्ली के सराउंडिंग जो है जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके आउटस्कर्ट्स पे सैनिकों का बहुत अच्छा जमावड़ा है। और खास करके ये भी खेती ही करते हैं, लेकिन ये खेती करते हैं सब्जी की, जैसे हमारे यहाँ कुशवाहा बिहार उत्तर प्रदेश में करते हैं। अभी लेटेस्ट मेरी किसी से थोड़ी देर पहले बात हुई है जो हरियाणा गवर्नमेंट में है, उनका कहना था कि खुफिया रिपोर्ट इनको गई थी कि लोकसभा चुनाव में स्थिति खराब हो सकती है, और ऐसे में आपको ग्रामीण इलाकों में फार्मर्स मूवमेंट के कारण भी आपकी पोजीशन वीक हुई है, और जाट के अलावा जो दूसरी जो खेतिहर कम्युनिटी है वो भी आपके अगेंस्ट है इस समय, तो आप इमीडिएट बदलाव लाएं। और तीसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि इनका ये भी करना था, और ये इनकी रिपोर्ट थी हर तरफ से कि ये जेजेपी से गठबंधन इनको भारी पड़ेगा, इसलिए जेजेपी को निकालो। जेजेपी खुद नहीं गई है, जेजेपी को इन्होंने निकाल दिया है गठबंधन से, क्योंकि जेजेपी की कारगुजारियों से इनका कहना था कि हमारा नुकसान हो रहा है। आरएसएस की भी एक पैरेलल रिपोर्ट गई थी, और उधर से इंटेलिजेंस एजेंसियों की भी पैरेलल रिपोर्ट गई थी कि ग्रामीण इलाकों में जेजेपी का भी विरोध बढ़ रहा है। तो ये जो सारी परिस्थितियों में ऐसा हुआ कि इन परिस्थितियों में फिर संघ परिवार का ये फैसला था कि खट्टर साहब की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और उस फैसले को भी भारतीय जनता पार्टी ने लागू कर दिया। जेपी सर जी क्या एनालिसिस है आपका सर, लोकसभा के पहले क्या चल रहा है? देखिए, अब संजीव भाई वहीं रहते हैं, ये उनकी एनालिसिस है। हम तो दूर से देखते हैं, जो राजनीति हमको समझ में आती है वो ये है। जी 2019 के बाद जहां जहां चुनाव हुए थे राज्यों में, वहां अगर बीजेपी सत्ता में आई थी, कि 2014 के पहले से ही शुरू हो गया, 2014 के बाद से ही शुरू हो गया था, वहां आरएसएस ने अपना मुख्यमंत्री मनोनीत किया। जैसे झारखंड में रघुवर दास, वो बीजेपी के सर्वमान्य नेता थे, वो आरएसएस के नॉमिनी थे जिनको मुख्यमंत्री बनाया। महाराष्ट्र में फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया था आरएसएस ने, और खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया था आरएसएस ने हरियाणा में, और उत्तर प्रदेश में योगी को मुख्यमंत्री बनाया था। तो राजनीति की क्रोनोलॉजी ये है कि रघुवर दास तो चुनाव हार के बाहर हो गए। महाराष्ट्र में जब फिर से सरकार बनाने की नौबत आई, तो फडणवीस को दूसरे रैंक में ढकेल दिया गया। वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। एक प्रकार से उनकी अवमानना हुई, और एक प्रकार से ये आरएसएस की अवमानना हुई। और आरएसएस के एक और नामी जो गडकरी साहब हैं, उनके बारे में लगातार चल रहा है कि उनको अगली बार टिकट नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो इतनी बेइज्जती के साथ मिलेगा कि वो न मिलने के बराबर होगा। अभी तक किसी लिस्ट में उनका नाम नहीं है, और लगातार चल रहा है कि अब उनका टिकट कटा तो उनका टिकट कटा तो उनका टिकट। आरएसएस नंबर 2। अब खट्टर साहब हटा दिए गए, चाहे जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, क्योंकि हटाने के पहले आप ही की सरकार है, आप जब हटा रहे हैं तो कुछ तो होगा ही ना। ये तो 3 स्टेट हो गया। उत्तर प्रदेश में लगातार 2022 से ही ये प्रयास चल रहा है कि योगी जी को हटा करके, और वहां मोदी और शाह के चहेते किसी को, केशव प्रसाद मौर्य हो, शर्मा साहब जो गए हैं वो हो, या कोई भी हो, XYZ हो, ब्रजेश पाठक हो, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, योगी जी को हटा दिया जाए। क्योंकि योगी जी भी आरएसएस के नॉमिनी हैं, और अभी तक अगर योगी जी उत्तर प्रदेश में रुके हुए हैं तो कुछ अपने जो है जमीनी पकड़ के कारण रुके हुए हैं, उनकी जो पैरेलल हिंदू वाहिनी सेना है उसके कारण रुके हुए हैं। क्योंकि बीजेपी के कर्णधार आरएसएस वाले अच्छी तरह जानते हैं कि योगी नाराज होकर बाहर हुए, और उन्होंने अपनी हिंदू सेना को सक्रिय करके फील्ड में उतार दिया चुनाव में, तो वो जीते या ना जीते, बीजेपी नहीं जीतेगी। उत्तर प्रदेश की आधी सीट तो बीजेपी, जिस दिन योगी अलग होंगे उसी दिन हार जाएगी। फिर भी इनका जो है बार बार उनको अपमानित करना, उनको हटाने, जैसे कि वो सिंह चौहान और राजभर को नहीं लेना चाहते थे, लेकिन इन्होंने लेने पे मजबूर कर दिया। और बनते ही मंत्री राजभर ने योगी का ही अपमान शुरू कर दिया, क्योंकि योगी के पास गृह मंत्रालय है। उन्होंने चैलेंज दे दिया कि आप थाने में हमारे कार्यकर्ता पीला दुपट्टा ओढ़ के जाएं, किसी थानेदार से डरने की जरूरत नहीं है, दबंग होकर के कहें, किसी की हिम्मत नहीं है उनको कहने की। तो एक नेत्री की उनकी हत्या हो गई, और दूसरे एक नेत्रा का जो है वो क्या कहते हैं, पुलिस ने जमकर कश्यप जी की कुटाई की कानपुर के बगल में।
मैंने लिखा था पीला गमछा रह गया, क्योंकि योगी की पुलिस जो है वो उसने जो है वो उसको लगता है फ्री हैंड दे दिया गया है कि कोई पीला गमछा में आगे पहन के अगर बदतमीजी करे तो पहले कूटो, फिर बाद में हम देखेंगे। तो अभी तक तो खैर देख ही रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ भी नहीं। तीसरा, बिहार। पहले बिहार में मोदी को हटा के दो ठो पता नहीं कहां से चिड़ी के गुलाम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे, एक महिला और एक पुरुष, नीतीश कुमार के साथ। फिर नीतीश कुमार बिदक के उधर चले गए, अब दोबारा फिर से पलट के आए हैं, तो फिर से पलट के आए तो अबकी बार दो नया सेट बना दिया गया है। और ना जो है उसमें सुशील मोदी हैं, ना उसमें जो है वो आपके शाहनवाज हुसैन हैं। यहाँ तक कि आपके क्या कहते हैं विधान परिषद से भी उनको मुक्त महरूम कर दिया गया, शाहनवाज हुसैन को नहीं लिया गया, मोदी को उनको सुशील मोदी को नहीं लिया गया, जबकि इनकी व्यक्तिगत पसंद थी। मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि सुशील मोदी रहेंगे तो सरकार सुचारू रूप से चलेगी, इसके बावजूद उनको किनारे कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि मैं, संजीव भाई फील्ड की जानकारी अच्छी रखते, मैं उनकी बात काट नहीं रहा, लेकिन मुझे जो राजनीति दिखाई दे रही वो ये दे रही है कि कहीं ना कहीं आरएसएस और भागवत को मोदी जी सबक सिखाने पर आमादा है। इसलिए उनके नॉमिनीज जो हैं उनके साथ लगातार जो है क्या कहते हैं प्रयोग कहिए, संयोग कहिए, बेइज्जत करने का कोई जो है उपाय बाकी नहीं है, ये कहिए। अब राजभर को जिस तरह जो है उन्होंने भारी विरोध के बाद मंत्री बनाया और राजभर ने मंत्री बनते ही जो है मंच से योगी को ही डायरेक्टली ललकारना शुरू कर दिया। अब इसको कौन किस रूप में राजनीति में देखता है देखे, लेकिन मैं तो इसी रूप में देखता हूं कि वो लगातार उनको रखा गया है कि अपमानित करेंगे, ताकि अब योगी की हिम्मत हो तो निकाल बाहर करें। तो किसी को अंदर आना उतना ही मुश्किल है जितना उसको निकाल बाहर किया जाना, क्योंकि फिर इसके बाद फिर तेरी मेरी की आपस में एकदम डायरेक्ट ठन जाएगी, जो अभी प्रतीकों के माध्यम से ठनी हुई है। कभी जो है वो केशव प्रसाद ताल ठोकते हैं, तो कभी ब्रजेश पाठक ताल ठोकते हैं, तो कभी जो है आपके क्या कहते हैं योगी की तरफ से कोई ताल ठोकता है, कभी इनकी तरफ से कोई और उतर करके ताल ठोकता है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में भी यही सब स्थिति है। तो मेरे समझ से जो इनको हटाया गया, और मुझे दिल्ली में जो है ये लग रहा था कि ये जो है इतना आसान जो ये बदला गया है, ये केवल जेजेपी को ही नहीं निकाला गया है, इसमें कहीं ना कहीं खट्टर भी निशाने पर हैं, क्योंकि खट्टर सरकार के बारे में लगातार है कि वो जो है टोटल फेलियर हो जा रही है। ऐसा पूरे देश में परसेप्शन है। अभी तो संजीव भाई बताएंगे कि सक्सेस जा रही थी कि फेलियर हो जा रही। जी संजीव जी आते हैं विस्तार से, लेकिन अनिल विज बड़ा चर्चित नेता रहे। जब सरकार नहीं बनी थी तो काफी उनकी चर्चा रहती थी, और एक कैप्टन साहब थे, आजकल नजर नहीं आ रहे हैं। अनिल विज सुना है कि नाराज होकर निकल गए मीटिंग से। नहीं, अनिल विज नाराज होके, बेसिकली अनिल विज भी एक स्वाभाविक दावेदार अपने आप को मुख्यमंत्री का मानते रहे हैं। राज्य के अंदर सीनियर नेता है, लोगों के बीच उठना बैठना है, लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, और सबसे ज्यादा लोग उन्हीं के पास जाते हैं, फील्ड में भी रहते हैं तो उन्हीं के पास जाते हैं। तो और दूसरा है कि उनकी मनोहर लाल खट्टर से 36 का आंकड़ा है। मनोहर लाल खट्टर, देखिए अब जेपी सिंह जी को अब स्थानीय राजनीति नहीं पता, ये जो नायब सिंह सैनी है वो बीजेपी के नहीं है, वो आरएसएस के हैं। पहली बात आप इस सुन लीजिए, वो प्योर आरएसएस के बंदे हैं, उनका कैरियर ही आरएसएस से शुरू हुई है, आरएसएस संगठन के आदमी है वो। और आज भी हरियाणा के अंदर जो फैसला लिया गया है वो आरएसएस ने लिया है कि किसको सीएम बनाना है। जेजेपी को हटाने का फैसला आरएसएस का फैसला है। पिछले 6 महीने से आरएसएस कह रही थी कि जेजेपी को गठबंधन से आप बाहर करो। और दूसरा, हरियाणा के अंदर जितने भी नेता आपको नजर आ रहे हैं सब संघ परिवार से हैं, क्योंकि ये वो नेता हैं जो एबीवीपी के रास्ते भाजपा में आए हैं। ओपी धनखड़ एबीवीपी से रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु एबीवीपी से रहे हैं, नायब सिंह सैनी भी एबीवीपी से रहे हैं। बेशक हरियाणा में बीजेपी ने कभी राज नहीं किया। देखिए, हरियाणा के एक और कद्दावर नेता है, अगर गलती से आज भूपेंद्र यादव सीएम बन जाते तो जेपी सिंह जी बोलते कि वो भी मोदी के आदमी है। भूपेंद्र यादव का बैकग्राउंड ये है कि कॉलेज डे से एबीवीपी के हैं, अलवर में, हरियाणा के रहने वाले हैं, अलवर एबीवीपी के राजनीति करते थे, वहां के कॉलेज में एबीवीपी के प्रेसिडेंट थे, अलवर के कॉलेज में भूपेंद्र यादव। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, महेंद्रगढ़ नारनौल डिस्ट्रिक्ट का अलवर, उनके फादर वहीं थे। अब बीच में उनका नाम भी चला था। इनफैक्ट खट्टर के बाद जो सबसे सीरियस नाम आरएसएस ने चलाया था वो भूपेंद्र यादव का चलाया था। लेकिन भूपेंद्र यादव का बनाने का बहुत फायदा उनको पॉलिटिकल नेचर इसलिए नहीं आ रहा था कि जो यादव कम्युनिटी है वो उत्तर दक्षिण हरियाणा के 15 विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित है। महेंद्रगढ़ नारनौल डिस्ट्रिक्ट और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट तक यादव सीमित है,
जो राजस्थान से लगता हुआ बेल्ट है। उसके बाद इधर रोहतक से आगे उत्तर हरियाणा में यादवों का गांव ही नहीं है। सैनी वहां से चंडीगढ़ से लेके सैनियों की जो आबादी है वो शुरू होती है पंजाब के होशियारपुर से। ये मैं आपको ज्योग्राफिकली समझा रहा हूँ। सैनी जो है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का जो रावी नदी का जो तट है वहां से सैनी बिरादरी शुरू होता है और ये जाके सैनी बिरादरियों का खात्मा जो होता है यहाँ पे अलीगढ़ के आसपास होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सैनी है। हरियाणा के अंदर ये हर जगह टोटल प्रेजेंस रखते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, फाइनेंशियली ये स्ट्रॉन्ग है। तो और दूसरा ये है कि जाट आरक्षण जब आंदोलन हुआ था 2016 में, तो जाटों से जो सीधा टकराव हुआ था रूरल बेल्ट में, वो हुआ था यादवों और सैनियों का टकराव जाटों से हो गया था हर जगह। जो जाट आरक्षण आंदोलन जब 2016 में हुआ था तो ये जो जाट बेल्ट है जिसको हार्टलैंड बोलते हैं, जाट हार्टलैंड, रोहतक, सोनीपत और ये जो हिसार, इस बेल्ट में जाट वर्सेज सैनी हो गया था कई जगह, और कई जगह थोड़ा सा नीचे जाइए महेंद्रगढ़ नारनौल साइड में तो जाट वर्सेज यादव हो गया था जाट आरक्षण आंदोलन में। तो जाटों के प्रति इनका एक स्वाभाविक तीव्र विरोध है। सैनियों की जाटों से हरियाणा में एकदम नहीं बनती टोटल। तो वो उस पूरे गेम को आरएसएस ने तीखा किया है कि 36 बिरादरी हरियाणा में एक और कहावत है, जेपी सिंह की जानकारी में मैं डालता हूँ, वहां 36 बिरादरी की बात होती है। 36 बिरादरी में सबसे डोमिनेंट बिरादरी जाट होती है। तो हमेशा जाट कम्युनिटी के लोग जब जाता है तो हमेशा देखता है कि नॉन जाट उसके अगेंस्ट ना हो जाए, तो वो सीधा बोलते हैं कि 36 बिरादरी हम लोगों के साथ है। लेकिन होता ये है कि यहाँ पे 35 का झगड़ा एक से होता है। 35 एक तरफ होता है और एक जाट एक तरफ होता है। और जाट क्योंकि डोमिनेंट कम्युनिटी है, और भजन लाल के छोड़कर हरियाणा के अंदर कोई भी नॉन जाट सीएम सरवाइव नहीं कर पाया। ये खट्टर 9 साल है जो सरवाइव कर गए, और भजन लाल एक थे वो सरवाइव किए थे, नहीं तो वो वहां से शुरू होता है। बंसीलाल थे, बंसीलाल के बाद फिर देवीलाल भी बने, फिर चौटाला बने, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। तो नॉन जाट सीएम जो फर्स्ट टाइम बीजेपी ने जो एक स्ट्रॉन्ग, बीजेपी हरियाणा में बहुत आधार वाली पार्टी नहीं है, देवीलाल के सहयोग से लड़ते थे। एक इनका विधायक मंगल सिंह होता था, इनका मंत्री बनता था भारतीय जनता पार्टी का। फिर उसके बाद चौटाला से गठबंधन किया, इनके 12-15 विधायक जीतते थे और 2-3 मंत्री बनते थे। जब 2014 में इनका 45 विधायक आया, तब इन्होंने एक प्रयोग किया नॉन जाट सीएम बना के, भजनलाल के तर्ज पे। जैसे कांग्रेस ने भजनलाल एक बिश्नोई को सीएम बनाया था हरियाणा के अंदर, और बिश्नोइयों, वो उस समय कांग्रेस की राजनीति ये थी कि बिश्नोई को सीएम बना के नॉन जाटों को एक साइड में रखती थी कांग्रेस। वो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में कर दिया। वो प्रयोग उनका सफल रहा, 2 बार वो पावर में आ गए। लेकिन अब फॉरवर्ड मूवमेंट ने इनकी पोजीशन को खराब कर दी थी। अब एक बात मैं आपको घटना बताता हूं, अशोक तंवर को भाजपा ने क्यों लिया। अशोक तंवर को भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए लिया कि हरियाणा के अंदर दलित भी भाजपा की तरफ मोबिलाइज हो रहा था बहुत ज्यादा, कांग्रेस के प्रो जाट पॉलिसी के कारण। और चूंकि इस बार उनको ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस शैलजा को सामने रखने की कोशिश कर रही है। शैलजा का एक पैरेलल यात्रा निकली थी हरियाणा के अंदर, और शैलजा की जब पैरेलल यात्रा निकली तो बीजेपी वाले परेशान हो गए कि कहीं दलित वोट उधर कांग्रेस की तरफ मूव ना करें। तो उन्होंने फटाफट अशोक तंवर को पार्टी के अंदर ज्वाइन करवाया, भाजपा के अंदर ज्वाइन करवाया, उनको पार्लियामेंट की सीट भी दे रहे हैं। तो भाजपा इस तरह के सोशल इंजीनियरिंग चल रही है। और एक चीज मैं और बताता हूँ कि हरियाणा के अंदर भाजपा के अंदर कोई भी फैसला आरएसएस के बिना नहीं हो सकता। संघ परिवार के बिना कोई भी फैसला मुख्यालय नहीं ले सकता, चाहे वो नायब सिंह सैनी हो बन जाए, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर बन जाए, चाहे जितनी नियुक्तियां हो, ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, उसमें संघ की पूरी दबदबा चलता है। और संघ के बिना एक पत्ता भी यहाँ नहीं हिलता, चाहे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट्स हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर के ट्रांसफर्स हो, तहसीलदार के ट्रांसफर हो। और झगड़ा कहाँ हुआ ना, अब मैं आपको अंदर दुष्यंत चौटाला क्यों पार्टी से निकाले गए, गठबंधन से निकाले गए, उसका एक कारण था ट्रांसफर पोस्टिंग का झगड़ा भी एक बहुत बड़ा कारण था। क्योंकि दुष्यंत चौटाला के पास 2 इंपॉर्टेंट विभाग थे, एक था जो ये एक्साइज डिपार्टमेंट, एक पीडब्ल्यूडी, और एक जो नायब तहसीलदार का जो डिपार्टमेंट होता है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट थे, और चूंकि माइनॉरिटी की सरकार चला रहे थे उनकी बात मान रहे थे, और आरएसएस के लोगों को उस डिपार्टमेंट में जगह नहीं मिल पा रही थी। और उसके बाद इनको ये भी लगा कि भ्रष्टाचार के कारण इनकी बदनामी बहुत हो रही है, तो इन्होंने सारा ठिकरा तोड़ के उनको दुष्यंत चौटाला को आउट करा दिया। नहीं तो इलेक्शन से पहले कौन किससे गठबंधन तोड़ता है बताइए। एक लोकसभा सीट क्या फर्क पड़ता था, एक लोकसभा सीट देने के लिए तैयार थे। वो कह रहे थे या तो हिसार ले लो या सिरसा ले लो। लेकिन हिसार में कुलदीप बिश्नोई आड़े आ रहे थे उनके लिए, कुलदीप बिश्नोई को लेके आए थे कि हम आपको लोकसभा लड़ाएंगे, और नॉन जाट एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है कुलदीप बिश्नोई,
इसीलिए वीरेंद्र सिंह गए। वीरेंद्र सिंह दुष्यंत चौटाला के कारण नहीं गए, वीरेंद्र सिंह के बेटे दुष्यंत चौटाला के कारण नहीं गए, वीरेंद्र सिंह के बेटे और वीरेंद्र सिंह गए हैं कुलदीप बिश्नोई के कारण, जिनका सीट फाइनल लगभग हिसार से कर दिया है इन्होंने कि उनको चुनाव लड़ाएंगे। तो अब वही सीट चौटाला भी चाहते थे, वही सीट। अब देखिए, दो इंपॉर्टेंट जाट लीडर को बीजेपी ने डेलिबरेटली खो दिया, सिर्फ कि वो वहां पे हिसार लोकसभा सीट उनको देना नहीं चाहते थे, और दूसरा ये था कि हमें नॉन जाटों को पोलराइज करना है स्टेट के अंदर। उसी के तहत कुलदीप बिश्नोई को लेकर आके हिसार में लड़ाना भी चाहते हैं। वहां के सिटिंग एमपी को कांग्रेस जाना पड़ा, कांग्रेस में जाके लगभग टिकट का डिनाई हो गया कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, आप विधानसभा लड़ना है, लड़ लीजिए। क्योंकि इनको ये रिपोर्ट थी कि जब तक आप नॉन जाट वोटों को पोलराइजेशन नहीं कीजिएगा, हरियाणा में अभी आपको बहुत दिक्कत आएगी, और हरियाणा में दिक्कत आ रही है भाजपा को जमीन पे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ भी अब नॉन जाट वोट थोड़ा थोड़ा वापस जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने मैसेज दिया शैलजा लेकर चल नहीं, नॉन जाटों का भी फिक्र करते हैं। तो ये पूरी पॉलिटिक्स हुई है। उसके तहत फिर इन्होंने फटाफट भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने मिलके ये नायब सिंह सैनी को, ऑपरेशन नायब सिंह सैनी को बनाया। और नायब सिंह सैनी की एक कहानी सुन लीजिए। इनकी पत्नी जिला परिषद के चुनाव लड़ी थी, तीसरे नंबर पे थी, अभी पीछे लड़ी थी जिला परिषद की चुनाव नायब सिंह सैनी के पत्नी। तो नायब सिंह सैनी प्योर संघ परिवार की पसंद है, संघ के बहुत नजदीक हैं, और संघ ने ही उनको मुख्यमंत्री बनवाया है। जेपी सर, संघ के बगैर बीजेपी में पत्ता नहीं हिल सकता, लेकिन क्या कहीं फ्रंट पे जो देखने लायक चेहरे उसमें ब्राह्मण पीछे है? देखिए सर, पिछड़ा ठाकुर, ये चेहरे सब आगे आ रहे हैं। बात ये नहीं ना, बात ये है कि एक आदमी की जो है कृष्ण का जमाना नहीं है कि 1600 रानी और 8 पटरानी थे और सबको बराबर से वो डील करते थे। अब एक से अधिक पटरानी अपनी रख लीजिए, देखिए कि आपकी क्या स्थिति होती है हाथ और पैर खींच के। मोदी जी संघ के नहीं है, या राजनाथ सिंह संघ के नहीं है, या गडकरी संघ के नहीं है, या जो है वो क्या कहते हैं मतलब और जो पूरा कैडर इनका जो सरकार में मंत्री हैं दिल्ली से दौलताबाद, वो संघ के नहीं है। संघ तो बीच में है ही है कहीं ना कहीं। लेकिन कितने लोग रज्जू भैया हैं जो तोड़ करके व्यू जो है क्या कहते हैं सर संघ चालक बन गए। अभी तक सारे जो है वो चित्त पावने क्यों जो है ज्यादातर बनते हैं, 1 2 3 छौका लगाने के लिए बाकी लोग हैं। इलाहाबाद में मैं तमाम संघियों को जानता हूं जो एक जो है लोअर कैडर से बीच में जरा जुरा पहुंचे, उसके बाद विलीन हो गया, हवा में गुम हो गया तो मर गया, घर में बैठ के जो है वो क्या कहते हैं चाय पी रहे हैं और जो है वो आरएसएस का मरसिया गा रहे हैं। कुछ ही लोग आगे बढ़ते हैं ना, लेकिन अब उसी संघ में तो सभी हैं, तो क्यों उनमें आपस में इतना मतभेद हो गया? ये कैसे मान लिया जाए कि जो है सैनी जो है बिल्कुल ऐसे संघ के हैं कि मोहन भागवत के बिल्कुल दाहिने हाथ है? मेरी समझ से तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर राजनाथ भी हैं, गडकरी भी हैं, सब लोग हैं, फिर क्यों मोदी जी उनको किनारे लगाने के लिए, पलीता लगाने के लिए तैयार? तो इसलिए संघ के बिना पत्ता नहीं हिलता, वो ठीक है, लेकिन उसमें लाइक माइंडेड मोदी जी का भी होना चाहिए। अगर उनका लाइक माइंडेड नहीं हुआ तो किसी न किसी अपमानित करके वो उसको बाहर कर मनोहर लाल खट्टर जी मोदी के लाइक माइंडेड थे। मनोहर लाल खट्टर और मोदी जी हरियाणा में इकट्ठे काम करते रहे हैं। मोदी जी हरियाणा के प्रभारी थे और मनोहर लाल खट्टर जो थे उनके सहयोगी थे हरियाणा के अंदर। मनोहर लाल खट्टर के बारे में अगर आप सोच रहे हैं कि आप 1 मिनट सुन लीजिए, मनोहर लाल खट्टर के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो मोदी के विरोधी है, तो मोदी के विरोधी कतई नहीं थे। जब वो सीएम बन रहे थे तो मोदी जी के ही पसंद थे और मोदी जी के बहुत क्लोज एसोसिएट रहे खट्टर हरियाणा के अंदर। मोदी जी का गुजरात से बाहर अगर जीवन कहीं गुजरा है तो हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल में ही गुजरा है। तो खट्टर उस समय से मोदी जी के सहयोगी थे। जब अब ऐसे तो कही गए खट्टर को हटा के तो फिर संघ ने मोदी पे पार कर दिया, क्योंकि मोदी जी के पहले में खट्टर थे। जी यही मैं कहने वाला हूँ। अब आगे मैं यही कहने वाला हूँ कि अगर ऐसी बात है, ऐसी बात है कि मोदी जी के चहेते को हटाया गया है, तो फिर ये गडकरी और राजनाथ सिंह की तरफ से जो है वो क्या कहते हैं मोदी को वार्निंग है कि समझ जाओ, नहीं फिर अब तुम्हारा ही नंबर है। राजनीति इतना, देखिए चुनाव के टाइम में ये संघ और ये राजनीति इतना सिंपल नहीं होता। ये सब इनका मिलजुल के अपना फैसला होता है। बहुत चालाक किस्म के लोग होते हैं, ये अपनी लड़ाइयों को इतनी आसानी से सरफेस पे नहीं आने देते। यही तो इनका सातिराना अंदाज है कि कांग्रेस हर जगह फेल हो रही है। और मनोहर लाल खट्टर हो या नायब सिंह सैनी हो, ये सब कमांड एंड कंट्रोल एक जगह से है।
इसमें मोदी की सहमति है, पूरी सहमति है और संघ की सहमति है और कोई इनका विवाद नहीं है। और नायब सिंह सैनी जो है खट्टर के बहुत ही क्लोजेस्ट एसोसिएट में नायब सिंह सैनी भी रहे हैं, ये भी आप जान लीजिए। जी जेपी सर। नहीं चलिए ठीक है, मतलब अगर भाई इतना उनके चाहते हैं वो हटा दिया गया तो कहीं ना कहीं फिर तो आरएसएस भी ड्राइविंग सीट अरे पर भाई उनको रहा चुनाव ही है। जीतना है, अरे चुनाव जीतना केवल उनको केवल सीट मोदी जी जीतना के है ही इसी मामले में ड्राइविंग सीट पर नहीं प्रतीत होता, बाकी सब जगह ड्राइविंग सीट पर रहता है। तो फिर और अभी तक अगर उसने योगी को नहीं हटने दिया तो हम लोग मानते हैं कि ये संघ जिस दिन योगी से नाराज हो जाएगा उस दिन योगी को कोई नहीं बचा सकता। तो अगर ऐसी बात है तो मोदी जी के लिए भी चेतावनी है कि जो आप इन लोगों को किनारे करने के चक्कर में लगे हुए हैं तो जरा ये हरकत छोड़ दीजिए। और फिर अब हमारे ख्याल से जो नई लिस्ट आएगी उसमें गडकरी का नाम होना चाहिए। जी गडकरी का नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान के भजन लाल शर्मा भी एबीवीपी से हैं। इस सबका बैकग्राउंड देख लीजिए। अखिल नहीं, आप भारतीय भजन लाल ही देखिए, राजस्थान में सबको किनारे करके भजन लाल आ गए। आपके मध्य प्रदेश में जितने बड़े नेता थे सबको किनारे करके जो है वो अब पूरा नया साला सेटअप आ रहा है। सारे लोग जो है फेंके जा रहे हैं, वो नहीं, आरएसएस के लोग हैं कि मोदी जी नाराज है, भगवान जाने। यही तो उनकी काबिलियत है कि एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर देते हैं। कांग्रेस किसके साथ लड़ रही है? कांग्रेस जो जिनको टिकट डिनाई हो जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनको लेके कहती है कि हमारे यहाँ से चुनाव लड़ लो। अब आपके सामने है, क्या गारंटी की कल को कांग्रेस में रह जाए? नहीं, वो तो भाजपा भी है, भाजपा कांग्रेस पार्टी बन गई है। अगर वहां भी गिनती करेंगे तो बहुत से लोग इस समय जो लोग इसमें एमपी इसमें एमएलए और वो इसमें बने हैं इसमें चुनाव में है, वो सब कांग्रेस और सपा से आए हुए लोग, नहीं ममता इनको बनर्जी से आए हुए लोग है बिहार। आप जरा ओरिजिनल नेता बनाइए। बंगाल का कौन है आरएसएस का? शुभेंदु अधिकारी क्या है? मुकुल राय क्या है? तापस सेन गुप्ता क्या है? ये लोग किस पार्टी से आए हुए हैं? तो अरे ये भाजपा तो से पैदा हुए हैं, आरएसएस से। वहां तो भाजपा का कोई आधार ही नहीं है। सम्राट देखिए चौधरी कहाँ से आए हैं? आप इन बिहार का राज्यों में बताइए, सम्राट चौधरी कहाँ से आए हैं? सम्राट चौधरी इन आरएसएस है? मैं कह रहा हूं कि जिन राज्यों में भाजपा का आधार है वहां पे, अगर कांग्रेस का आधार है वहां पे भाजपा से जिनको टिकट डिनाई हो रहा है उसको कांग्रेस ले रही है। तो वो तो उसके पहले भाजपा भी ले रही है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, एक उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक क्या है? तो संघी है उत्तर प्रदेश में, कि राजभर संघी है, कि दारा सिंह चौहान संघी आए हैं? ये राजनीति पे ये सब खाली कांग्रेस पर आरोप लगाना कि वो ले रहे हैं, ये भाजपा भी जो है खूब बड़े पैमाने पर लोगों को ले रही। क्यों जो आएंगे जी हुजूर करते रहेंगे। जो संघ में मोदी के साथ काम कर चुका है वो मोदी को जी हुजूर नहीं कहेगा। 5 बार नमस्कार वही कर सकता है जो बाहर से आया होगा। 5 बार मिलेंगे तो 5 बार पैर छू के प्रणाम करेगा। आपसे बता दें, ये संस्कृति हो गई है संघ की और भाजपा की। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ही गर्मा-गर्म बहस। हरियाणा के लेकिन राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा? एक आखिरी सवाल संजीव जी, इनके सीएम देखिए बनने से चुनाव हरियाणा की राजनीति में मैं आपको बता रहा हूं कि हरियाणा की राजनीति प्योर राजनीति जाट वर्सेज नॉन जाट की है। भाजपा का एक लास्ट एफर्ट है। हरियाणा में भाजपा की एक अच्छी लड़ाई कांग्रेस दे रही है आज की डेट में, और कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जगह घूम रहे हैं, ठीक ठाक लड़ाई दे रहे हैं। और इनको ये इनपुट था कि हमारा नुकसान हो रहा है, और इस नुकसान में इनको देख रहे थे कि जो पंजाबी है, देखिए पंजाबियों का जो लिमिटेशन है वो अर्बन अर्बन पॉपुलेशन है, रूरल एरिया में पंजाबी नहीं है, और मैक्सिमम पंजाबी वो है जो पाकिस्तान से आए हैं। तो ऐसे में रूरल बैकग्राउंड में ओबीसी को बैठा के इन्होंने जाट वर्सेस नॉन जाट के जो संघर्ष है उसको और तीखा किया है। पंजाबी तीखी लड़ाई नहीं लड़ सकता, पंजाबी बिजनेसमैन होता है, वो सीधा टकराव नहीं ले सकता। तो रूरल एरिया में जो भाजपा जो ग्राउंड लूज कर रही थी, देखिए भाजपा का जो सबसे स्ट्रांग होल्ड आज भी है वो साउदर्न हरियाणा है। यादव बोल्ट भाजपा को आज भी 80% पड़ रहा है आज की डेट में। कांग्रेस एक एफर्ट्स कर रही है कि यादवों को जो सबसे मजबूत लीडर जो कांग्रेस से ही भाजपा में चला गया था, राव इंद्रजीत सिंह, उनको लेकर कांग्रेस आने की कोशिश कर रही है कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस तो साउदर्न हरियाणा का जो उनका कमजोर बेल्ट है, क्योंकि पिछली बार साउदर्न हरियाणा ही भाजपा को सरकार बनवा गई थी, यादव बहुल 90% सीटें भाजपा जीत गई थी, जहां पे यादवों ने जाटों से नाराजगी के कारण भाजपा को वोट किया था। और आज भी यादवों का यही पोजीशन है, यादव पूरी तरह से बीजेपी के साथ है साउदर्न हरियाणा के। अब वैसे में इन्होंने नॉर्दर्न हरियाणा, साउदर्न हरियाणा का स्ट्रांग है, नॉर्दर्न हरियाणा में जो नॉर्दर्न हरियाणा में गुजर, सैनी और जो तमाम पिछड़ी जातियां जो हैं, जिसमें बढ़ई बोलते हैं, ये सभी मजबूत जातियां हैं नॉर्दर्न हरियाणा के अंदर, उनको भाजपा पूरी तरह से पोलराइज करने की कोशिश करेगी जाटों के साथ। लेकिन उसके बावजूद
भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिलने जा रही है हरियाणा में। और उसका एक कारण है कि कांग्रेस इस बार जाट का जो उनपे ब्लेम लग रहा है कि जाट फेस, जाट कांग्रेस जाट बात कर रही है, उससे थोड़ा मुक्ति पा रहे हैं। अभी कांग्रेस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला ले लिया। भाजपा कई ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है, चीजों को वॉच कर रही थी कि ये कहीं ये हमारा मतलब कि नुकसान न करें, तो इन्होंने कांग्रेस भी इस बार जो है थोड़ा सा जो जाट मुलम्मा से धीरे धीरे निकल के नॉन जाटों को पूरा महत्व दे रही है। और उसको काउंटर करने के लिए रूरल बेल्ट में कि नायब सिंह सैनी को एक फ्रेश फेस को लेके आए हैं यहाँ पे। और इसके बावजूद अब ये मुख्यमंत्री सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बदला गया है, कोई खट्टर के लेकर नाराजगी नहीं थी। इनको इमीडिएट रिपोर्ट गया, मेरी अभी बहुत सीनियर बंदे से बात हुई कि भाई इतना क्या हो गया, इलेक्शन से पहले अगर आप बदलेंगे तो बहुत खराब मैसेज जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव बहुत अहम है, इस समय चुनाव जीतना है इन्होंने किसी भी कीमत पे, और चुनाव जीतने के लिए प्रयोग किया है। ये देखना होगा कि कितना सफल होता है इनका प्रयोग, जाट वर्सेज नॉन जाट की लड़ाई कितना तीखा कर पाते हैं ये टाइम बताएगा। लेकिन इनकी पूरी कोशिश है कि जाट वर्सेज नॉन जाट की लड़ाई जो 2016 में शुरू हुई थी, जाट आरक्षण आंदोलन से काफी तीखा हो गया था। वैसे तो हरियाणा में हिस्ट्री है जाट वर्सेज नॉन जाट का, लेकिन 2016 के जाट आरक्षण ने समाज में बहुत ज्यादा टकराव बढ़ा दिया था। वो उस टकराव को भाजपा चाहती है कि लोग भूले नहीं, और उस टकराव को जिंदा रख के लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी निकालना चाहती है। और इसी गेम के तहत नॉन जाटों को मैसेज देने के लिए दुष्यंत चौटाला का आउट किया इन्होंने कि हमारे लिए जाट महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए नॉन जाट महत्वपूर्ण है। वीरेंद्र सिंह को टिकट डिनाई किया, वहां पे बिश्नोई को देने की तैयारी हो रही है। वो जाटों को, नॉन जाटों को मैसेज दे रहे हैं कि हमारे लिए जाट इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए नॉन जाट इंपॉर्टेंट है। ये खेल कर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत गर्मा गर्म बहस के लिए। और दोस्तों देखते नहीं, गर्मा गर्म बहस नहीं, अब देखिए इसमें एक पॉइंट जो है छूट रहा है कि जो पंजाबी बैकग्राउंड के खट्टर हैं, उसी पंजाबी बैकग्राउंड के विज हैं, और उसी पंजाबी बैकग्राउंड के राम रहीम है, जिनको हर चुनाव के पहले वहां पैरोल दे करके वो डेरे की राजनीति के। जेपी सिंह जी, राम रहीम पंजाबी नहीं है, राम रहीम जाट है, राजस्थान का जाट है, वो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का जाट है, वो पंजाबी नहीं है। वो सरदार जो जट सिख है, वो पंजाबी, जो खत्री पंजाबी जो हैं, जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, और राम रहीम के कास्ट में बहुत फर्क है। तो उनके सबसे बड़े चैंपियन वहां विज साहब थे, उनके समर्थन में आपसे बता। तो क्या विज साहब को नाराज करके, उनको हटा करके जो है राम रहीम का समर्थन खोलने की स्थिति में बीजेपी है वहां, कि राम रहीम अगर अपने डेरे को जो है वो क्या कहते हैं नहीं मोबिलाइज करेंगे बीजेपी के पक्ष में, तो कितना जो है बीजेपी को समर्थन मिलेगा? ये भी एक पॉइंट है मेरे हिसाब से। उसका मैं क्लियर कर देता हूँ। नहीं, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि राम रहीम क्यों इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। मैं आपको बता देता हूँ। राम रहीम का डेरा सिरसा में है, और राम रहीम लगभग 12 से 15 विधानसभा क्षेत्र जो पंजाब से लगते हुए बेल्ट है, भानसा भटिंडा से, उससे लगते हुए बेल्ट में राम रहीम के चेले हैं। और एक चीज ये जान लीजिए कि राम रहीम के जो चेले हैं, ना वो कोई पंजाबी है ना कोई जाट है। राम रहीम के 90% चेले दलित कम्युनिटी से आते हैं। राम रहीम का जो आश्रम है, उसको शुरुआत 1950-55 में शाह सतनाम, पाकिस्तान से आए हुए एक संत थे, उन्होंने शुरू किया था। और वहां पे उनके जितने फॉलोअर हैं, हरियाणा में जितने भी फॉलोअर हैं, जितने भी भट्ट हैं, जैसे राम रहीम हो गया, एक और बाबा है, कबीरपंथी बाबा हैं, वो भी जाट कम्युनिटी से जाट है, लेकिन उनके फॉलोअर मैक्सिमम दलित हैं। तो राम रहीम का जो 15% जो विधानसभा क्षेत्र जो पंजाब से लगता हुआ बेल्ट है, जो कैथल से शुरू होता है, कैथल, नरवाना, टोहाना और सिरसा, हिसार का कुछ बेल्ट, वहां पे राम रहीम के फॉलोअर हैं। और वहां पे राम रहीम आज भी अफेक्ट रखता है, जेल से अफेक्ट रखता है। और इसी कारण ये पॉलिटिकली कहा जाता है, आरोप लगते हैं, सच्चाई भी है कि उनको पैरोल दिया जाता है वहां पे। और वो वोट बीजेपी को ही जाएगा, क्योंकि बीजेपी, वो जेल में राम रहीम है, अभी प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। राम रहीम जो भी इशारा करेंगे वो वोटर को वही करेंगे। और पंजाब में भी जो इनके मैक्सिमम जो फॉलोअर हैं राम रहीम के, जो डिस्ट्रिक्ट में, जो संगरूर है, संगरूर और बठिंडा, मानसा, 3 डिस्ट्रिक्ट में राम रहीम का सबसे ज्यादा प्रभाव है। वहां भी जो मैक्सिमम इनकी फॉलोइंग है। राम रहीम खुद राजस्थान के रहने वाले जाट हैं, जट सिख है, सरदार सिख है। शुक्रिया सर, शुक्रिया आप दोनों का। दोस्तों, ये था हरियाणा विशेष। देखते रहिए अम्बेडकर नाम। थैंक यू सर। जी नमस्कार।